नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम दूसरी कड़ी लेकर हाजिर है न्यूज पंच की, जहां हम ट्रैक करेंगे 3 वो बड़ी खबरें जो दिन भर में होने वाली हैं डेवलप। और न्यूज के एक भरोसेमंद चैनल पर कोशिश यही होती है कि सच से करवाएं आपको रूबरू। तो आइए सीधे रुख करते हैं 3 बड़ी खबरों की तरफ न्यूज पंच में। बात होगी कि किस तरह से फिर बड़बोले और बिगड़े बोल कहे हैं राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी पर, इस पर करेंगे हम चर्चा। बात होगी मिर्च और चाकू के रिश्ते की, क्योंकि उसी से की गई है पूर्व डीजीपी की हत्या। नया मोड़ इस मर्डर मिस्ट्री में। और आखिरकार यूएस से डील पर चीन क्यों धमका रहा है, इस धमकी की भी करेंगे विशेष पड़ताल। तो बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। वो अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने यहां कारोबारियों और प्रवासी भारतीय जो समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत की। अब हुआ यह है कि अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर साध दिया निशाना। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह कहा कि स्पष्ट है कि चुनाव आयोग से समझौता कर लिया गया, सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। यानी राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बड़बोले बोल बोले, बिना तथ्यों के आधार पर फिर से उनकी जुबान फिसलती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर विवादित बयान दिया, और जिसकी वजह से सियासी बवाल मच गया है। यानी कि ये किस तरह का दिवालियापन है कांग्रेस का, जो बिना तथ्यों के आधार पर जैसे ही विदेशी सरजमी पर जाते हैं तो उनकी जुबान फिसल जाती है और कुछ ऐसे बोल बोलती है जो बोल तथ्यों के आधार पर भ्रामक है। यानी फिर से बिगड़े बोल बोले हैं राहुल गांधी ने। एक बार फिर विदेशी सरजमी पर उनकी जुबान फिसलती हुई नजर आई, और इस बार चुनाव आयोग को उन्होंने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है उसकी सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। अब ये दया कुछ तो गड़बड़ है की बात है, तो गड़बड़ तो समझाइए तथ्य के आधार पर। उन्होंने देश की निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव प्रणाली को कटघरे में लाकर खड़ा किया, वो भी कहां, विदेशी सरजमी पर। और उन्होंने मुद्दा उठाया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, और वहां पर किस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया इसको लेकर मुद्दा उठाकर कहा कि जितने युवा जिस जिले में रहे वहां ज्यादा वोटिंग हुई है, और ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता को उन्होंने ये आंका कि निष्पक्षता के साथ समझौता कर लिया। इतने आरोप मढ़ दिए लेकिन तथ्य एक भी पेश नहीं किया। और क्योंकि जब भी विदेश गए हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस तरह के बिगड़े बोल बोले हैं, तो सीधी सी बात है इस पर रिएक्शन आना लाजमी है, क्योंकि आपने कुछ भी जो बोला उसके पास आप प्रूफ करने के लिए कोई फैक्ट आपके पास नहीं था। तो आइए तो समझाते हैं आप कि आखिरकार बीजेपी ने यानी कि भाजपा ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। आखिरकार जिस तरह से जो बोल राहुल गांधी ने यहाँ ईसीआई को लेकर बोले, यानी कि चुनाव आयोग जिसकी पारदर्शिता और उसकी निष्पक्षता को पूरा विश्व मानता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिएक्शन है इस पूरे मामले पर वो क्या आया है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका, तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। अब समझा ये जाए कि जब भी विदेश गए हैं राहुल गांधी, ये भी आपको बताऊंगी जो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं इसका क्या मतलब है। आखिरकार जो बिगड़े बोल वो बोलते हैं, एक बार उसका टाइमलाइन समझते हैं। देखिए
अमेरिका तो सितंबर 2024 को गए, वहां पर अपने चीन का जो प्रगाढ़ प्रेम है वो दिखाया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि चीन में बेरोजगारी है ही नहीं, शायद वो वहां की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बेहतर समझते हैं। यहां तक कि सिखों की धार्मिक आज़ादी पर भी विवादित और विवादास्पद बयानबाजी की थी उन्होंने कहा कि सिख जो हैं उनके लिए पगड़ी पहनना भारत में चुनौती है, जिसका बहुत सिरे से खारिज किया था सिख समुदाय ने यहाँ भारत में। उन्होंने कहा था कि हमें कोई डर नहीं और हम अपने धर्म को बहुत सेकुलरली फॉलो करते हैं। अब सीधा उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला किया, कहा कि भाई चुनाव जो है वो निष्पक्ष होते ही नहीं है, और आरएसएस पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला था। ये सब कुछ अमेरिका में जाकर विदेशी सरजमी पर कहा, और आरएसएस को धर्म से जुड़ी हुई या फिर कैसे वो कुछ धर्मों को ही श्रेष्ठ मानता है, ऐसा जो बयान दिया जिसमें कोई तथ्य नहीं था। आरक्षण को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी राहुल गांधी ने यहाँ पर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि भाई निष्पक्षता तब आएगी जब आरक्षण हटाया जाएगा। हालांकि ये देश के मुद्दों को किसी मल्टीलैटरल फोरम पर बोलना ये वैसे भी हस्तक्षेप है एक निजी स्वतंत्रता के लिहाज से। अब बेल्जियम का दौरा करते हैं। बेल्जियम में भी देश की साख पर बट्टा लगाते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जो भेदभाव है वो बढ़ा है और हिंसा बढ़ी है। इसका भी कोई उनके पास प्रूफ नहीं था। भारत के लोकतंत्र पर कैसे यूरोपीय संघ ने चिंता जताई है, इसका जिक्र भी उन्होंने बेल्जियम में किया। और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, सबसे पुराना लोकतंत्र, वहां हमला हो रहा है और लोकतंत्र को नहीं पता, इनको पता था, और इन्होंने जाकर शिकायत कहाँ की? बेल्जियम में। खैर, थोड़ा सा विडंबनात्मक है ये। अमेरिका दौरा, फिर से आपको अमेरिका ले चलते हैं। ये मई 2023 की बात है, वहां की बात करते हैं। अब कैसे यहाँ भारत में मतलब लोकतंत्र जिसका उदाहरण दिया जाता है वो राहुल गांधी को हमेशा खतरे में नजर आता है, और ऐसे में कैसे अल्पसंख्यक यहाँ खतरे में हैं, दलितों पर जो हमले हो रहे हैं उसका मुद्दा वो देश में नहीं उठाते, वो विदेशी सरजमी पर उठाते हैं। ये किस तरह की सोच है जहां वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं लेकिन भारत की बात हमेशा विदेशों में। और अमेरिका के मंच पर मोदी सरकार को घेरा। एक अच्छे संवैधानिक पद पर जब आप बैठे हैं उसके बाद इस तरह की बयानबाजी कितनी सही है, इसी पर बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर जो सुर हैं वो अपनी ताल से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के। फिर से जाकर उन्होंने विदेश में, अब उनके निशाने पर आ गया है चुनाव आयोग, जिसकी निष्पक्षता, जिसकी जवाबदेही, जिसकी पारदर्शिता जो है वो कई देशों में भारत के लिहाज से उदाहरण स्वरूप है। आचल, देखिए, राहुल गांधी के इस बयान पर सवाल इसलिए और ज्यादा उठ रहे हैं कि आप नेता विपक्ष हैं लोकसभा के, और जब देश के अंदर ईडी की चार्जशीट सामने आई है और इसमें नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है, और बीजेपी लगातार हमलावर है और कह रही है कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड की जो हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं उसको हड़पने का काम सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया। एक यंग इंडिया कंपनी बनी, शेयर ट्रांसफर किए गए, लोन दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसे फिर राइट ऑफ कर दिया गया, और बाकी जो हिस्सेदार हैं उनको किनारे करके 76% की हिस्सेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दी गई। उस पर ईडी की चार्जशीट आई है, जांच चल रही है, सुनवाई होनी है, और देश भर में हमने कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखा, और आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचाव का तर्क सामने रख रहे हैं। तो इस बीच राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां से भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। कोई पहली बार नहीं है, पहले भी राहुल गांधी देश में लोकतंत्र को लेकर इस तरह की बयानबाजी विदेश में जाकर कर चुके हैं, जिस पर उनको आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस बार टाइमिंग को लेकर भी बहुत सवाल है कि जब अब आप गंभीर आरोपों के घेरे में हो और बीजेपी कह रही है कि ये डकैती है, ईडी ने जो जांच चल रही है उसमें ये बात जो सामने आ रही है कि किस तरह से चंद पैसों के जरिए 1000 करोड़ की संपत्ति आपके पास आ जाती है, और कैसे विज्ञापन दिए जाते हैं करोड़ों के उस अखबार को जो छापना पहले ही बंद किया जा चुका है, नेशनल हेराल्ड। और ये तमाम सवाल अब बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी को जवाब देना होगा, और नेता विपक्ष के तौर पर आप जब बाहर जाते हैं
आप नेता विपक्ष लोकसभा के, ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। चलिए, इसीलिए कहीं उनको बीजेपी ने आज कभी कह दिया स्टेट से कि प्रॉब्लम जिस थाली थी में खाते हैं और यानी अब भारत उनको उन के तमाम लोकतंत्र में, उसी में autonomous- छेद करते हैं। आप कहीं देशद्रोही तो नहीं है। बिल्कुल, और जब ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं अब उन्हें उनसे भी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो बात कह रहे हैं उसको प्रमाणित करने के लिए सत्य और तथ्य उनके पास है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए, बात की थी राहुल गांधी की, और अब सीधा कर लेते हैं हम कर्नाटक का। कर्नाटक के नाटक के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हुआ कुछ अजीब है। यहाँ पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में जो पुलिस जांच कर रही है, एक नया बड़ा खुलासा, एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस का मानना है कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने चाकू मारने से पहले उनके चेहरे पर मिर्च का पाउडर फेंका, और इसकी पुष्टि के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने पल्लवी को हिरासत में लिया क्योंकि वो हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध है। उनकी बेटी कृति को भी हिरासत में लिया गया, और ऐसे दिया गया वारदात को अंजाम। कैसे? जब यह वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, तीखी बहस हुई और उसके बाद पल्लवी ने प्रकाश के चेहरे पर मिर्च का पाउडर फेंका। कर्नाटक के पूर्व पुलिस प्रमुख जब जलन से राहत पाने के लिए छटपटा रहे थे तो वो तमाशा देख रही थी। पल्लवी ने उन पर चाकू से कई बार वार किए, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हुई। उसके बाद उन्होंने दोस्त को वीडियो कॉल कर कथित तौर पर कहा कि मैंने राक्षस को मार गिराया। आप शब्दावली देखिए। वारदात के पीछे कई वजह सामने आ रही है। उनकी मानसिक स्थिति की तो एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है ही, लेकिन यह भी माना गया कि अक्सर झगड़े होते थे, और इस झगड़े का नतीजा ये पता चला कि कर्नाटक में ये मामला सामने आया। हालांकि संपत्ति विवाद को लेकर भी वारदात की एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। तो कर्नाटक के पूर्व डीजीपी का मर्डर हो जाता है, खून से लथपथ हालत में शव मिलता है, गले और पेट पर धारदार हथियार से निशान है, और पुलिस को पत्नी पर शक है। और अब जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं अर्धांगिनी के रूप में जब कस्में ली जाती हैं 7 फेरों की, तो कहीं ना कहीं ये उस रिश्ते को शर्मसार करता है। तो आखिरकार समझने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी का जो मर्डर हुआ है, इसकी टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो ओम प्रकाश बेंगलुरु के अपने आवास पर मृत पाए गए, और कब? रविवार शाम की बात करें तो करीबन 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली, और पूर्व डीजीपी की हत्या के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हृदय विदारक हैं। पत्नी द्वारा किस तरह से पूर्व डीजीपी का शव खून से लथपथ मिला, गले और पेट पर चाकू के धारदार हथियार से निशान थे। और संदिग्धों की अगर बात की जाए तो उसमें पत्नी को जो मुख्य संदिग्ध है वो माना गया है। अब अगर हम उनके करियर ग्रोथ को देखें, यानी कर्नाटक कैडर के 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, 2015 से 2017 तक डीजीपी और आईजीपी के रूप में काम किया। अब इस पूरे मसले को अगर हम समझें तो बेंगलुरु के जो पुलिस आयुक्त हैं उनका क्या कहना है। जो पुलिस आयुक्त साहब है उनका कहना ये है कि प्रकाश का शव खून से लथपथ पाया गया और हत्या में किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ। ये पुलिसिया जो पूरी प्रणाली है ये उनकी लैंग्वेज है, और खून इतना बहा था कि मौत हो गई। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, और मामला दर्ज होने के बाद जो पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट है, जैसे चार्जशीट जब फाइल होती है वो तब होगा। और अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो मुख्तलिफ वजहें मैंने आपके साथ कही उसमें वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ा खुलासा जो अभी हमने जब ये हम शो बना रहे थे ये बिल्कुल उसी वक्त अपडेट हुआ। पुलिस का मानना है कि चाकू मारने से पहले, यानी चाकू मारने से पहले चेहरे पर मिर्च का पाउडर फेंका गया ताकि इंसान अनकॉन्शियस हो जाए। आपके चेहरे पर अगर हम मिर्च डाल दें तो आप सेल्फ डिफेंस में वार नहीं कर पाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, और यही मोडस ऑपरेंडी रही। पत्नी पल्लवी हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध मानी जा रही है, और पुष्टि के लिए पुलिस जुटा रही है अब सबूत, क्योंकि सबूत के बल पर ही गिरफ्तारी होगी, चार्जशीट फाइल की जाएगी। और हमले से पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई, और पल्लवी ने चाकू से कई बार डीजीपी पर की है, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हुई। और पत्नी ने दोस्त को वीडियो कॉल कर कहा मैंने उस राक्षस को मार डाला। ये वीडियो कॉल बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। अब पत्नी और बेटी पर शक की सुई कैसे घूमी, पूछताछ के लिए कैसे हिरासत में लिया गया पत्नी और बेटी को, पूछताछ के बाद अब ये जो नया खुलासा हुआ है, पत्नी और बेटी की हो सकती है गिरफ्तारी। देखिए, हिरासत और गिरफ्तारी दो अलग अलग चीजें। अभी हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए, अगर कुछ साबित होता है तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो घटना के समय पत्नी और बेटी के साथ थे प्रकाश,
और पुलिस के आने से पहले क्या किया, पत्नी और बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो रिश्तों को शर्मसार, तार तार करने वाली जो ये घटना है, इसमें अगर जो संदिग्ध बनाई गई है पत्नी, अगर उन पर आरोप साबित होते हैं तो ये सवाल उठते हैं कि आज की इस दुनिया में आखिरकार रिश्ते पानी क्यों हो रहे हैं। अगर आपकी अनबन है तो उस अनबन में आपका मन नहीं है तो उसे सुलझाइए, उसे इस तरह ना उलझाइए कि किसी की जान लेने तक की नौबत आ जाए। तो पति की हत्या को लेकर पत्नी और बेटी दोनों पर शक है और अब किस तरह से पुलिस इस पर एक्शन लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि आ रही है चीन से, क्योंकि चीन जो है वो एक बार फिर धमका रहा है। धमका क्यों रहा है चीन? टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर को लेकर आप देखिए कि दुनिया भर के बाजार अनिश्चितता के माहौल से हैं। चीन ने देशों को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका से आप समझौता करते हैं तो करारा जवाब मिलेगा, इसके लिए तैयार रहिए। चीन ने कहा कि ट्रंप ने देशों पर दबाव बनाया है और चीन दबाव क्या कि चीन से आप व्यापार घटाइए तभी आपको टैरिफ से छूट मिलेगी। अब यहाँ पर अगर चीन से घटता है व्यापार तो चीन की इकोनॉमी पर फर्क पड़ना तय है। तो इस पर अब चीन ने भी दो टूक कह दी। उसने कहा अगर हमारे हितों को नुकसान हुआ तो हम लेंगे एक्शन, और ये एक्शन कैसे, अब जो तमाम दुनिया भर के बाजार हैं उस पर असर डालेगा। तो चीन और यूएस में छिड़ गया है टैरिफ युद्ध। इसका जिक्र जो वॉरेन बफेट साहब हैं वो पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने कई देशों को चेतावनी दी, क्योंकि ट्रंप ने कहा ना कि भाई आप हमसे समझौता कर लीजिए तो टैरिफ कम लगेगा और आपको चीन से व्यापार घटाना होगा। 145 तक का जो टैरिफ है फीसद, वो बढ़कर हो जाएगा 245%, यानी 245%। चीन ने पलटवार में अमेरिका पर क्या ठोका? रेसिप्रोकल टैक्स, कितना? 125%। और ट्रेड वॉर से अब हो क्या रहा है कि जो वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि सोना करीबन 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद पर है और बाकी देशों पर भी दबाव है और अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश चीन से दूरी बनाए। चीन नहीं चाहता ये दूरी बने, इसलिए ये ट्रंप कार्ड चीन ने चला ट्रंप के खिलाफ। तो वैश्विक बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल है और ट्रेड वॉर्स की वजह से आप देखिए कि सोने में निवेश बढ़ता हुआ। अब वैश्विक बाजार पर ये क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पहले जो सहयोगी देश हैं वो निशाना बन चुके हैं चीन का। 2016 में भी यूएस द कोरिया थार्ड डील पर चीन भड़का था। चीन को लगा था कि यहीं पर खत्म हो जाएगा सब कुछ, और दक्षिण कोरिया में टूरिज्म और कंपनियों को फिर से किया था टारगेट। हाईटेक सेक्टर में क्या है, जो टेक्नोलॉजी है, चिप इंडस्ट्री है, उसमें चीन का दबदबा है और चीन ने मिनरल्स के निर्यात पर रोक लगाई थी। यानी कि वैश्विक बाजार में चीन अपनी कैसे डुगडुगी बजाता है और यूएस को गैलियम, जर्मेनियम जैसे कीमती जो खनिज हैं उसके लिए तड़पाया, और रक्षा और संचार उद्योगों के लिए ये खनिज बेहद ज़रूरी है। यानी चीन को नस पता है, वो नस पता है जिससे वैश्विक बाजार चलते हैं, उनकी नब्ज को चीन टटोलना जानता है। इसीलिए जब ट्रंप ने ये कहा कि आप चीन से व्यापार घटाएंगे और हमसे एमओयू साइन करेंगे, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक चीन द्वारा खेला गया। अब इसका बड़ा परिप्रेक्ष्य आप समझिए। बड़ा परिप्रेक्ष्य क्या कि जो तमाम वैश्विक बाजार हैं, उभरते हुए देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, नॉर्डिक देश हैं, उन पर असर पड़ेगा। उनकी नौकरियां जो हैं उस पर असर पड़ना तय है। इस पर बात करने के लिए अखिलेश अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज पंच पर आप कहीं मत जाइए, जुड़ रहिए इस खास कार्यक्रम के साथ। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे
नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। Bharat welcomes the world to a new era of creativity. Waves, the World Audiovisual and Entertainment Summit, connecting creators through Creatosphere, WaveX and Waves Bazaar, where stories, ideas and content go global. Connecting countries through global media dialogue and the Bharat Pavilion, shaping narratives and partnerships. Culturals, cinema, gaming, Waves fuels the next wave of entertainment. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. ब्रेक के बाद न्यूज पंच में सभी का स्वागत है। और किस तरह से चीन अब धमका रहा है, यूएस को दिखा रहे हैं आंखें, इस पर बात करने के लिए अखिलेश हमारे साथ जुड़ गया। अखिलेश, मेरी आवाज आपको अगर आ रही है, सवाल मेरा ये कि ट्रंप को भी मास्टर स्ट्रोक दिखा दिया चीन ने, साफ तौर पर कहा कि भाई अगर हमसे व्यापार घटाओगे तो टैरिफ वॉर की एक अगली किस्त के लिए तैयार रहे तमाम देश। देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका और चीन के बीच में लगातार टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ का एक चल रहा है द्वंद। और जो शी जिनपिंग है, चीन की तरफ से सिर्फ यही नहीं कहा गया है कि हम टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को एक तरीके से चेतावनी दी है कि आप लोग अमेरिका का अपीजमेंट करना बंद कर दें। मतलब अगर चीन और अमेरिका के बीच में कोई द्वंद है, चीन और अमेरिका के बीच में अगर कोई ट्रेड वार है, तो ऐसे समय में चीन की अपेक्षा ये है कि पूरी दुनिया चीन के पीछे खड़ी हो जाए और अमेरिका के साथ लोहा लेने के लिए तैयार हो जाए। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो कई देशों की, एशियाई देशों की यात्रा पे गए थे और उन्होंने वहां जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वो आपके खिलाफ है, हम सबके खिलाफ है और सबको इसमें मिलकर एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पे शी जिनपिंग आज के दिन में ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, जो अभी तक ग्लोबल साउथ की बात वो भूल चुके थे। तो जब अमेरिका ने उनको टैरिफ का डर दिखाया है और जो ट्रेड इम्बैलेंस को दूर करने की बात कही है, ऐसे समय में शी जिनपिंग से की तरफ से दो बयान आ रहे हैं। एक बयान तो यह कि हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे, वो तो अमेरिका तैयार है इसके लिए कि टैरिफ बढ़ाते जाओ, हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे। तो टैरिफ बढ़ाने का जब दौर चलेगा तो उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा किसी को पता नहीं। लेकिन उसके अलावा जो चीन की कोशिश ये है कि पूरी जो दुनिया है उस पूरी दुनिया का नेतृत्व करना नेतृत्व करे वो, तो यह एक बहुत बड़ा प्रयास है और इस प्रयास में चीन कितना सफल हो पाता है यह संभव नहीं दिखता, क्योंकि दुनिया में अन्य भी कई द्वंद है। बहुत सारे देशों को चीन से भी कई आपत्तियां हैं। पूरी दुनिया का सप्लाई चेन चीन केंद्रित हो गया है। पूरी दुनिया चाहती है कि चीन पर निर्भरता कम किया जाए। तो ऐसे समय में बिल्कुल एक तो ये क्या हम ये माने अखिलेश की आपदा में अवसर भी है, क्योंकि छोटे देश जिनको लगातार, जब बिम्स्टेक का समिट हुआ था उस वक्त भी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि जो तमाम छोटे देश हैं या जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा और उनमें ये कुव्वत या काबिलियत है। तो कहीं ये एक उस युग की शुरुआत तो नहीं कि भाई हम आप पे निर्भर नहीं है, हम अपने रिसोर्सेज को खुद कैसे एनरिच करके तमाम उन देशों के साथ एक नई साझा रणनीति बनाएंगे? ना, निश्चित तौर पे देखिए, अभी तरीका यही है कि अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सारे देश जो है उनको टैरिफ से लाद दिया जाए। अमेरिका को हालांकि पता है अगर वो अपने इतिहास में जाएंगे तो किस देश को कितना टैरिफ देना था यह अमेरिका ने ही तय किया था, इस आधार पे कि कौन सा देश ज्यादा पिछड़ा है। पिछड़े देशों के अनुपात में अमेरिका में टैक्स लगाया जाता था और इसको एक WTO की भी मान्यता थी कि WTO भी चाहता था कि जो पिछड़े देश है, जो विकासशील देश है, उनको टैरिफ कम करो ताकि उनका निर्यात बढ़े। जो सारे विकसित देश है उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो इस इतिहास को भुलाकर ट्रंप एक तरफा कर रहे हैं। ऐसे में जब बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, या भारत का हमेशा दृष्टिकोण यह रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक जो चीन पर अति निर्भरता है सामान मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, तो भारत लगातार कहता रहा है कि सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा है भारत मेक इन इंडिया कहता रहा है। उसके अलावा जो तीसरी
दूसरी बात जो ग्लोबल साउथ की बात कही जा रही है भारत की तरफ से, वो इसलिए कि आपको बने ग्लोबल साउथ के देशों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो अखिलेश, हमें ये समझना होगा कि ये आप- बादल जो गरज रहा है ये कितना बरसेगा। ये जब रेसिप्रोकल टैक्स अगर लगता है, और सीधी सी बात है इससे असर पड़ना तय है, और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है, इसलिए इक्विटी में निवेश बढ़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज़ पंच में आज दिन 3 मुद्दों को हमने आपको दिखाया। कोशिश यही रही कि सच से आपको रूबरू करवाया, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी किन्हीं 3 अलग अलग मुद्दों को लेकर कोशिश होगी कि उस जांच और बारीक पड़ताल के साथ हम करवाएं आपकी सच से मुलाकात। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।